जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम। साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशन चैनल समाधान स्टडी पर। और लगातार आप सभी साथियों के साथ हम प्रॉपरली फर्स्ट क्लास से लेकर अंतिम तक बने रहेंगे जब तक आप लोग क्लियरली क्वालिफाई ना हो जाए। तो हम लोग आपके लिए एक बेहतरीन सा सेशन जो केमिस्ट्री का स्पेशली सेशन है और बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैंने तैयार किया आप लोगों के लिए, और चाहूँगा कि इन क्वेश्चनों को आप लोग देखें। साथ में ही इसका पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप हमारे समाधान स्टडी से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। प्रॉपरली आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले साथियों मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्यों सब्सक्राइब कर लीजिएगा? क्योंकि हमारी चाहे पीएनएसटी हो, चाहे नीट हो, या फिर मध्य प्रदेश की कोई भी एग्ज़ाम की अपडेट हो, सबसे पहले समाधान स्टडी के चैनल से आपको प्रोवाइडेड होगी। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन। देखिए साथियों, आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया होगा और बिल्कुल साफ साफ आपको प्रतीत हुआ होगा। क्वेश्चन बोला है कि पर्यावरणीय रसायन किसके अध्ययन से संबंधित है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पर्यावरणीय रसायन ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये सेशन ही आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, 30 से 40 क्वेश्चन करवाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, देखिए पर्यावरणीय रसायन किसके अध्ययन से संबंधित है, ये क्वेश्चन हमसे बोला गया है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि पर्यावरण में रासायनिक स्पीशीज की उत्पत्ति या फिर पर्यावरण में रासायनिक स्पीशीज के प्रभाव, पर्यावरण में रासायनिक स्पीशीज की जो है अभिक्रिया या उपयुक्त सभी होने वाला है इसका राइट आंसर। तो देखिए पर्यावरण जो रसायन होता है, ठीक है, आपका जो एनवायरमेंटल होता है। ओके, सभी साथी बिल्कुल विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। आप सभी लोग जो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जो है, तो उसमें जो है विज्ञान और पर्यावरण के क्षेत्र में रासायनिक प्रजातियों की मूल परिवहन प्रक्रिया, प्रभाव और भाग्य के अध्ययन से यह इसमें संबंधित होता है। तो आपका डेफिनेटली फिर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है साथियों, क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। और आप सभी साथियों ने डेफिनेटली इस क्वेश्चन को लगा पाया होगा। उसी प्रकार से प्रदूषण या फिर आपका प्रदूषक किस रूप में पाए जाते हैं? क्या बोला है? प्रदूषक किस रूप में पाए जाते हैं? तो प्रदूषक ठोस है, गैस है, द्रव है, या उपयुक्त सभी होगा। तो प्रदूषक जो होते हैं ठोस, द्रव, गैस, इन सभी रूपों में पाए जाते हैं। तो डेफिनेटली आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी होगा। ठोस है, द्रव है और गैसीय। ठीक है, सभी रूपों में उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करेंगे। क्या दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्या बोला गया, जरा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। बोला गया कि एक सामान्य मनुष्य को भोजन की अपेक्षा वायु की कितने गुना अधिक आवश्यकता होती है? 2 से लेकर 4, 2 से लेकर 4, 200 से लेकर 400, 12 से लेकर 15, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि एक औसतन जो मानव होता है भोजन के लिए लगभग 12 से लेकर 15, कितना साथियों? 12 से लेकर 15 गुना अधिक वायु की आवश्यकता होती है। तो क्या हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा? क्या समझ पा रहे हैं क्या है राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट की क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है। क्या बोला गया, जरा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। प्रदूषक जो प्रकृति या प्रदूषक जो प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा विघटित होते हैं वे क्या कहलाते हैं? आपका विघटनकारी प्रदूषक या अविघटनकारी प्रदूषक, प्राकृतिक प्रदूषक या फिर पर्यावरणीय प्रदूषक। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? तो हम पढ़ रहे हैं विघटनकारी प्रदूषक। प्रदूषक जो प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा, ठीक है, प्रदूषक जो प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, ठीक है, वह सभी आपका विघटनकारी प्रदूषक कहलाते हैं। तो जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक, क्या होगा राइट आंसर? क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए साथियों, आप सभी को सेशन को शेयर करना है। ठीक है, क्या करना है? सेशन को शेयर करना है ताकि आपके भाई और आपके साथी भी इस क्लास को देख सके। प्रदूषक जिनका विघटन धीमा होता है और पर्यावरण में अपरिवर्तित रूप से अनेक दशकों तक बना रहता है, क्या कहलाता है? चलिए तो आप लोग आंसर कर सकते हैं।
बहुत ही बेहतर और बहुत ही शानदार सा जो है आप सभी के लिए क्वेश्चन बोला गया है और डेफिनेटली आप लोग जो है इस आंसर को कर सकते हैं। धीमे विघटनकारी प्रदूषक या फिर आपका अविघटनकारी प्रदूषक, भूमि प्रदूषक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों, वे प्रदूषक जो धीरे धीरे नष्ट होते हैं तथा अपरिवर्तन रूप से दशकों पर क्या होते हैं, पर्यावरण में रहते हैं, वे नष्ट नहीं होने योग्य विघटनकारी प्रदूषक कहलाते हैं। तो जो आपका राइट आंसर होगा ये होगा आपका अविघटनकारी प्रदूषक। ठीक, क्या होगा, अविघटनकारी प्रदूषक आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। आपका अविघटनकारी प्रदूषक किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं? तो बाढ़ और सुनामी, मनुष्य या संसाधनों के अत्यधिक उपयोग या फिर आपका ज्वालामुखी। क्या आंसर होगा? तो नष्ट नहीं होने वाले प्रदूषक जो है सामान्यतः आपका कृत्रिम यौगिक होते हैं जो कि मानव द्वारा बनते हैं। तो जो आपका राइट आंसर है साथियों बी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर और सभी बंधुओं ने बी आंसर लगा पाया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, बोला क्या गया है नेक्स्ट क्वेश्चन की, पृथ्वी के चारों ओर वायु की सकेंद्रित परत या भाग है। सभी परतों के लिए समान घनत्व, प्रत्येक परत के लिए विभिन्न घनत्व, सामान्यतया समान घनत्व परंतु दिन के ताप के साथ परिवर्तन, या फिर समुद्र तल से प्रथम परत को छोड़कर समान घनत्व। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए आपका राइट आंसर? तो वायुमंडल जो पृथ्वी को घेरे हुए है वह सभी ऊंचाइयों पर समान मोटाई नहीं होती है और वह पर जो है वायु की सकेंद्रीय परत होती है। तो साथियों आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, प्रत्येक परत के लिए भिन्न घनत्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है? बी करेक्ट है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। वायुमंडल के कौन से भाग में मनुष्यों के साथ साथ अन्य जीव होते हैं? समताप मंडल, क्षोभ मंडल या फिर होगा जल मंडल या फिर होगा मध्य मंडल। तो साथियों नोट करना कि वायुमंडल का सबसे निचला क्षेत्र जिसमें मनुष्य या अन्य प्राणी रहते हैं को क्षोभ मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, मध्य मंडल, ठीक है, आयन मंडल और फिर बहिर्मंडल आता है। ये परत होती है और डेफिनेटली आप लोग इसे जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर आएगा क्षोभ मंडल जहाँ पर आंधी तूफान आएगी, समताप मंडल में जो आपका एरोप्लेन उड़ेगा, फिर आपका आएगा मध्य मंडल, फिर आयन मध्य मंडल के बाद आपका जो है सबसे ऊपरी वाली परत को बहिर्मंडल कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन दो ही परत, एक तो क्षोभ मंडल या फिर समताप मंडल, दोनों ही पूछा जाता है और समताप मंडल के अंदर ही आयन मंडल होता है। ठीक है, जो आपकी ओजोन परत होती है जिसमें। चलिए, ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात कर लेते हैं, निम्न में से कौन सी ऊंचाई समुद्र तल से विक्षोभ आपका क्षोभ मंडल के लिए उचित है? क्या होगा बताइए जरा। तो साथियों नोट करना कि क्षोभ मंडल या फिर आपका क्षोभ मंडल समुद्र तल से कितना 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। कितना किलोमीटर तक? आपका 10 किलोमीटर। सभी लोगों ने लगा पाया है क्या? क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से क्या बोला है कि निम्न में से कौन सी वायुमंडलीय परत में जो है बादल, ठीक है, जल वाष्प और वायु संविष्ट होती है? ठीक है, तो देखिए समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल या फिर उपरोक्त सभी होगा। चलिए तो साथियों आंसर सभी लोग ध्यान दीजिएगा। क्षोभ मंडल या फिर आपका धूल कणों से युक्त क्षेत्र जिसमें वायु आपका जलवाष्प तथा बादल उपस्थित होते हैं। तो आपका जो राइट आंसर होगा
क्षोभ मंडल इज अ राइट आंसर। क्या होगा? क्षोभ मंडल इज अ राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, निम्न में से कौन सा प्रदूषक सल्फर डाइऑक्साइड का सल्फर जो है ट्राई ऑक्साइड के जो है ऑक्सीकरण को क्या करता है? प्रेरित करता है। तो आपका कणिकीय पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड, NO2 या फिर उपरोक्त सभी होगा। तो सभी को ध्यान देना है। आपका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? कणिकीय पदार्थ। क्या होगा? कणिकीय पदार्थ। अगर आपने आंसर लगाया है तो डेफिनेटली साथियों राइट आंसर होने वाला है। क्या आपका ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि एक वाहन, ठीक है, एक वाहन इंजन में उच्च ताप पर, क्या साथियों, उच्च ताप पर जब खनिज ईंधन जलता है तब N2, क्या साथियों, N2 और O2 जुड़कर जो है आपका लब्धि मतलब देता है, उपलब्धि देता है। तो क्या हो सकता है? तो साथियों आपका जो राइट आंसर बन जाएगा NO, साथ में ही आपका NO2। तो आपका डी आंसर सही होगा, बोथ राइट आंसर। समझ रहे? चलिए, किसी आपका स्वचालित इंजन में जब जीवाश्म ईंधन का दहन होता है तब जो है आपका N2 और O2 मिलकर नाइट्रेट ऑक्साइड बनाते हैं। NO मतलब नाइट्रेट ऑक्साइड। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते साथियों कि वायु में, क्या बोला है कि वायु में कार्बन मोनोऑक्साइड मुख्यतः किसके द्वारा उत्सर्जित की जाती है? वाहनों के धुएं या फिर कोयले के जो है अपूर्ण दहन, कोयले के अपूर्ण दहन, या ईंधन लकड़ी के अपूर्ण दहन, या उपरोक्त सभी होने वाला है। तो साथियों आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, CO जो कार्बन जो मोनोऑक्साइड जो है, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो अपूर्ण दहन के फलस्वरूप ही उत्पन्न होती है। ठीक है, और साथ में ही आपको ध्यान रखना है कि वाहनों के धुएं से आपने देखा होगा, चलिए दिल्ली में जो है प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा है और जो है इसे वहाँ की गवर्नमेंट कम करवा रही है। तो बस आपको देखा होगा, कभी गए होंगे तो वहाँ पर देखना, वहाँ की जो है हवाओं को देखिए। मनुष्य के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीली गैस होती है, क्यों? इसका रीज़न आपसे बोला गया है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें, जिसे कार्बन मोनोऑक्साइड बोला तो CO, ठीक है। तो देखिए यह हीमोग्लोबिन से जुड़कर स्थायी यौगिक बनाती है। यह प्रकृति में जो है आपका कैंसरकारी होती है। यह हृदय घात की संभावना बढ़ा देती है, या फिर आपका साघातिक रूप से, ठीक है, यह साघातिक रूप से तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करते हैं, यह श्वसनीय प्रणाली के लिए हानिकारक है, क्योंकि यह हीमोग्लोबिन के साथ संयुक्त होकर क्या करती है, आपका कार्बोक्सिली हीमोग्लोबिन और संकुल बनाती है। तो जो आप सभी का आंसर होगा ना साथियों, क्या ऑप्शन नंबर ए, वो डेफिनेटली राइट आंसर होगा। क्या होगा? यह हीमोग्लोबिन से जुड़कर स्थायी यौगिक बनाती है। ठीक साथियों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात कर लेते हैं, क्या है कि रक्त की ऑक्सीजन वाहक क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि कार्बोक्सिली हीमोग्लोबिन की सांद्रता लगभग 3 से लेकर 4% हो जाए? कितना? 3 से लेकर 4% हो जाए। क्षमता बढ़ेगी, क्षमता घटेगी, क्षमता समान रहेगी, या क्षमता पहले बढ़ेगी और बाद में क्या होगी, ये समान रहेगी? क्या सकते? तो जब आपका ब्लड है को कार्बोक्सिलिक हीमोग्लोबिन की मात्रा 3 से लेकर 4%, कितनी साथियों? 3 से लेकर 4% क्या होगी तक पहुंच जाएगी, तब रुधिर में ऑक्सीजन ले जाने वाली जो है क्षमता काफ़ी कम हो जाएगी। ठीक है, क्या होगी? काफ़ी कम हो जाएगी। बी आंसर सही होगा साथियों। क्या होगा? बी आंसर बिल्कुल सही होगा, और आप सभी लोगों ने बिल्कुल डेफिनेटली लगा पाया होगा।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों, और बहुत ही शानदार सीरीज़ है ये, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की। ये सारा सेशन ना आपके लिए बहुत बेनिफिट करेगा, आप इन फ्यूचर आप लोग को ध्यान रखना है। गर्भवती महिला अपने शरीर में जो है, जिसे धूम्रपान की आदत है, रक्त में जो है बढ़ा हुआ कार्बन मोनोऑक्साइड का स्तर निम्न हानिकारक प्रभावों को प्रेरित करता है, जैसे कि आपका अपरिपक्व जन्म, या फिर आपका स्वतः गर्भपात, या विकृत बच्चे, या उपयुक्त सभी होगा साथियों। ये आंसर आपको बताना है। तो जो आपकी गर्भवती महिला है, ठीक है, उसके रुधिर में कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है, बड़ी हुई मात्रा में कालपूर्ण और जन्म और आपके साथियों स्वतः ही गर्भपात एवं बच्चों के क्या होती है, आपका विरूपण उसका कारण बन सकती है। तो साथियों आपका यह ऑप्शन सभी सही आंसर होगा, ठीक है। अपरिपक्व जन्म या स्वतः जो है आपका गर्भपात या फिर आपका विकृत बच्चे, डी साथियों क्या है, डी डेफिनेटली राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सी गैसें भूमंडलीय ताप वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग का कारण नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, या O3 ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बेहतर क्वेश्चन है। तो उष्मा का कुछ भाग वायुमंडल में उपस्थित जो है गैसें होती है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ओजोन हो गया, मेथेन होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया। तो आपका जो राइट आंसर होगा साथियों, चलिए कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तो साथियों पता है आपको क्या धुएं से निकलता है। समझ गए, समझ गए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग डेफिनेटली इससे सही कर सकते थे। आते हैं जरा आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते हैं कि वह घटना, क्या बोला है कि वह घटना जिसमें वायुमंडलीय गैसें पृथ्वी के पृष्ठ के पास सूर्य से गर्म विकिरणें ग्रहण कर पृथ्वी को गर्म करती है, कहलाती है। बताइए जरा। प्राकृतिक ग्रीन हाउस प्रभाव, टिंडल प्रभाव, उष्मीय प्रभाव, या फिर जूल प्रभाव। तो जिस प्रकार हरित ग्रह, ठीक है, के कांच जो हैं सूर्य की गर्मी को अंदर जो है क्या करते हैं, थमा जो है उसमें थमे रखता है, उसी प्रकार से वायुमंडल सूर्य की उष्मा को क्या करता है, पृथ्वी से निकट अवशोषित कर देता है। तो साथियों आप सभी लोग आंसर करना है ऑप्शन नंबर ए, कि जो आपका प्राकृतिक ग्रीन हाउस प्रभाव, ऑप्शन नंबर क्या है, ए करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा राइट आंसर, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है साथियों आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हुए, निम्न में से कौन सी गैस, ग्रीन हाउस गैस, धान के जो है खेत में मुक्त होती है? तो आपको पता है जो है मेथेन होती है, क्या होती है, धान के खेत में मेथेन अधिकतर निकलती है, जिसे CH4 कहा जाता है। क्या जाता है, CH4। तो CH4 आपका राइट आंसर है। साथियों आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे, क्या करेंगे साथियों, आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, कि निम्न में से कौन सी गैस जो है ओजोन परत को हानि पहुंचा रही है। अब यहाँ पर एक गैस ऐसी है जो ओजोन परत को क्या करती है, हानि पहुंचा रही है। तो वही तो हमसे पूछा गया है, ओजोन परत को क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे हम लोग CFC गैस कहते हैं, CFC एस फॉर गैस होता है, समझ रहे आप लोग। तो राइट आंसर क्या है, ए है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। सेशन पसंद आए तो लाइक करना है साथियों, बस इसके अलावा तो कुछ चाहिए नहीं, और सेशन को शेयर करना ताकि आपके जो है साथी भी इसे देख सके। जब रासायनिक उर्वरक आपका अधिक उपयोग में लेते हैं तब निम्न में से किस रसायन में बढ़ोतरी होती है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, या फिर मेथेन होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि रासायनिक उर्वरकों का जो है अत्यधिक उपयोग वायुमंडल में नाइट्रोजन ऑक्साइड की मात्रा को बढ़ाता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड इज द राइट आंसर। क्या होगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामान्य वर्षा के जल की pH कितनी होती है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा जल से
की गई अभिक्रिया के फलस्वरूप ही क्या होते हैं, हाइड्रोजन आयन के कारण ही जो है वाष्प जल का पीएच मान 5.6 होता है। कितना होता है? ऑप्शन नंबर सी 5.6 होता है। ये हमें ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिएगा क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से कौन सा ऑक्साइड वायुमंडल में अम्ल के रूप में जो है निर्क्षेपित होता है? तो सल्फर के ऑक्साइड, फास्फोरस के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, या विकल्प ए या सी दोनों होगा? बताइए। तो नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड वायुमंडल में होते हैं। तो आपका जो राइट आंसर है साथियों ए सल्फर डाइऑक्साइड और साथियों सी नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक, तो ए और सी इसका सही आंसर होगा। क्या होगा? ए और सी राइट आंसर है। समझ पा रहे हैं? दोनों ही बोथ इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार की प्रक्रिया अम्लीय वर्षा का कारण नहीं है? क्या बोला है? नहीं है। इसे ध्यान से पढ़िएगा। वाहन इंजन से जो है उत्सर्जन, ताप विद्युत घरों में बिजली का जो है निर्माण, या फिर लकड़ी के दहन के दौरान कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्पादन, या फिर भट्टी में जीवाश्म ईंधन का उपयोग। क्या होगा? तो वाहनों में आपका जो है जीवाश्मी ईंधन का जलना और आपका बिजली घर तथा भट्टियों द्वारा जो है सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। तो जो आपका राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी ही होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए कि लकड़ी के दहन के दौरान कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्पादन। सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, क्या होगा? सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। सभी साथियों को नोट करके रखना है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। बोला है कि अम्लीय वर्षा का मुख्य घटक क्या है? अम्लीय वर्षा का मुख्य घटक क्या है? तो अम्लीय वर्षा का मुख्य घटक की बात करें तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए और बी दोनों बोथ ही होगा। ठीक है, आपका H2SO4, चलिए आपका H2SO4 जिसे अम्लराज भी कहते हैं, और साथ में ही HNO3। ठीक है, ये दोनों ही होगा, बोथ। ठीक, सभी ने सही आंसर किया है क्या? जी हाँ, बिल्कुल बोथ लगा पाया होगा आप। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपने सही आंसर लगा पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करना। बोला क्या गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि वर्षा की बूंदों में जो है ऑक्साइडों के एरोसॉल कण और अमोनिया लवणों के द्वारा किस प्रकार का जो है निक्षेपण होता है? शुष्क निक्षेपण, गीला निक्षेपण, या फिर सामान्य निक्षेपण, या विकल्प ए या बी दोनों होगा? तो वर्षा की बूंदों में ऑक्साइड तथा अमोनियम लवणों के जो है एरोसॉल कण के फलस्वरूप जो है नम निरपेक्षण होता है। तो क्या है? बी आंसर करेक्ट होगा आप लोगों का। ठीक है साथियों, क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्या साथियों यही आंसर आप सभी साथियों ने लगाए हैं? ठीक बा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट है। निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषक शुष्क निरपेक्ष के रूप में निरपेक्षित होता है? क्या होगा राइट आंसर? तो ठोसों द्वारा, द्रव भूमि सतहों द्वारा आपका सल्फर डाइऑक्साइड सीधे अवशोषित हो जाते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा SO2। ठीक साथियों, क्या होगा? SO2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है कि निम्न में से कौन जो है आपका ताजमहल और आगरा के समीप अन्य स्मारकों की क्षति के लिए उत्तरदायी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ताजमहल के चारों ओर वायु से सल्फर तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड की उच्च सांद्रता के कारण जो है आपको पता है उसका रंग भी कम होता जा रहा है। तो औद्योगिक प्रदूषण है, प्रदूषण के कारण ही उसका जो है वहाँ पर अम्लीय वर्षा होती है। मोस्टली वहाँ पर अम्लीय वर्षा ही होती है। चलिए, ताज जो है आपका
ट्रेफिजम का अर्थ क्या है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क प्रोवाइड कर रहा हूँ और आई होप ये सेशन आप लोगों को पसंद आएगा। शेयर कर सकते हैं। 30 का क्वेश्चन है, यह एक होमवर्क है। एटलीस्ट आप सभी लोगों से चाहूँगा मैं कि इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स पर ज़रूर से कमेंट्स करना है, ठीक है, जिससे कि अच्छा रिस्पॉन्स है। पीडीएफ को आप टेलीग्राम पर मिलेगी, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए। समाधान स्टडी लिंक विंक सब कुछ यहाँ पर दे रखा है मैंने। तो चलिए मिलते हैं साथियों नई क्लास में। शाम को 8 बजे आपकी क्लास होगी, फिजिक्स की स्पेशल न्यूमेरिकल्स वाली क्लास, आप लोग उसे ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।